हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि सीटेट का सिलेबस के जैसा तो हम लोग का सिलेबस दिया नहीं है ना झारखंड गवर्नमेंट ने, और बहुत ही लेंदी सिलेबस दिया हुआ है, तो इसे कंप्लीट करना थोड़ी मुश्किल है क्योंकि सितंबर में जब टेंटेटिव डेट दिया हुआ है कि सितंबर में एग्ज़ाम ली जाएगी, तो इसके लिए हमें तो पूरी जोर शोर से मेहनत करनी होगी। फिर भी पता नहीं ये सिलेबस कंप्लीट हो पाएगी कि नहीं। तो आज मैं आप लोगों को मैराथन क्लास लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ये है पाषाण काल। इसमें पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में और उसके जो महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए हैं इन काल से संबंधित, उसके बारे में भी मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी और आप लोगों को याद करवाने की कोशिश करूंगी, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को याद भी हो जाएगी। और देखो, इसके साथ मैं मैराथन जो थ्योरी के साथ साथ पूरा वीडियो को देखना, इसके साथ मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी लाई हूँ ताकि आपका फुल्ली रिविजन और आप लोगों को याद भी हो सके। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है। देखो, मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन जे टेट में आते हैं। पिछले जे टेट में इसी प्रकार के प्रश्न आए हुए थे, ठीक ना। तो ये उसी से लिया गया है, उसी के अनुसार बनाया गया है। क्वेश्चन का लेवल मुझे नहीं लगता है कि बहुत हार्ड आएगा, लेकिन वही सिलेबस लेंदी है, इसीलिए ये डर है। और जो सितंबर में एग्ज़ाम दिया गया है उसके लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। तो चलो कोई नहीं, हम लोगों को तो पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर आंदोलन भी करना होगा तो करेंगे ज़रूर। तो देखते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक चरणों को सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, है ना। इसे क्या कहा गया है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आरोही क्रम में आप लोगों को ये पेन कैसी लग रही है? अगर आप लोग बोले तो मैं इसके कलर चेंज कर लूंगी। इसका ब्लैक कलर कैसा रहेगा? हाँ, पहला है ऑप्शन ए। देखो, निम्नलिखित ऐतिहासिक चरणों को सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। फर्स्ट, निम्न पूरा पाषाण काल। ऑप्शन 1 है निम्न पूरा पाषाण काल। ऑप्शन 2 मध्य पाषाण काल। ऑप्शन 3 नव पाषाण काल। ऑप्शन 4 उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसे आप लोग को व्यवस्थित करना है, तो ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, और चलते हैं हम लोग थ्योरी की ओर। देखो, ये है पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल है जो पत्थर का काल है। पाषाण मतलब क्या? स्टोन एज, है ना। पत्थर का काल यानी कि जैसे जैसे पत्थरों की आकृति में परिवर्तन होने लगे, है ना, इसके उपयोग में परिवर्तन आने लगे, तो उसी ही स्टोन एज को उसी के अनुसार बांटा गया है काल को, है ना। इसीलिए इसे कहा गया है पाषाण काल। धीरे धीरे इस ये जो पत्थर के औजार थे उन औजारों को सुडौल बनाया जाने लगा, है ना। उसकी आकृति छोटी होने लगी। ठीक है, तो उसी के अनुसार हम लोग इस काल को, जो हमारे इतिहासकार हैं, वो इसे पाषाण काल कहा है। तो देखो, पाषाण काल सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, है ना, जो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज भी आप लोग याद रखिएगा। पैलियोलिथिक, ये भी आता है क्वेश्चन में, है ना। ये भी पूछ दिया जाता है कि पैलियोलिथिक एज कब से कब तक है। तो आप लोग अगर इससे याद नहीं रखें तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये पूरा पाषाण काल है, और ये इसकी जो कालावधि है जो अभी तक से 6,10,000 ईसा पूर्व की थी, है ना। और ये मध्य पाषाण काल, ये इसे मिडिल स्टोन एज या मेसोलिथिक एज बोला जाता है। ये 10,000 से 4,000। और ये न्योलिथिक यानी कि नव पाषाण काल, ये 4,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व, है ना, की है। तो देखो, ईस्वी पूर्व की है। तो ये चलो आगे। तो अगर ये भी पूछा जाता है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये तीनों कालों में सबसे लंबी अवधि किसकी थी? तो देखो, देखने से लगता है कि सबसे पूरा पाषाण काल की अवधि सबसे लंबी थी। और पूरा पाषाण काल को फिर पुनः 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? स्टोन्स के आधार पर। तो पहला देखो, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, है ना। तो अभी मैंने यही प्रश्न पिछले स्लाइड में पूछा था कि पाषाण काल को सही क्रम में सजाना था। तो क्या था? पहला पूरा पाषाण काल था, है ना। पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल था, फिर मध्य, फिर उच्च। ये तीनों काल गुजरने के बाद मध्य पाषाण काल आया, उसके बाद फिर नव पाषाण काल। अब समझ में आ गई होगी। अब चलो देखते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में
पढ़ते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं थे। हाँ, किन कारणों से पूरा पाषाण काल को काल अवधि को बांटा गया है। ठीक है, तो देखो पूरा पाषाण काल में हम लोग पहले पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज, यानी कि पहले पढ़ेंगे हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल को उपकरणों के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है ना। निम्न पूरा पाषाण काल जो नियोलिथिक एज थी पैलियो, हाँ, तो उसे भी औजार के आधार पर, उसे भी औजारों के पत्थर के औजारों के आधार पर बांटा गया है 2 वर्गों में। पहला है चॉपर चॉपिंग, है ना। दूसरा है एस्टुलियन संस्कृति। ये चॉपर चॉपिंग संस्कृति या पेबुल संस्कृति किसे कहते हैं? चॉपर में क्या होता था कि ये एक साइड धार होती थी। ठीक है, चॉपर में इधर एक साइड धार होती थी और इधर से गोल होता था। ठीक है, ये इधर से धार होती थी, है ना। और चॉपिंग में क्या होता था, दोनों तरफ धार होती थी, ये दोनों तरफ ये धार होती थी, इसीलिए चॉपिंग या पेबुल संस्कृति कहा जाता है। और एस्टुलियन में ये इस टाइप की होती थी। ठीक है, इसीलिए एस्टुलियन संस्कृति कहा गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब देखो हम लोग चॉपर चॉपिंग कहाँ से प्राप्त हुई वो भी समझते हैं, है ना। चॉपर चॉपिंग के साक्ष्य सर्वप्रथम सोहन या शिवालिक पहाड़ी, सोहन घाटी कहाँ पर है? सोहन के देखो, सोहन में पोतवार पठार स्थित नदी घाटी से मिली हुई है ना। पोतवार पठार स्थित जो नदी घाटी है, कोई भी सभ्यता जो विकसित हुई वो तो नदी घाटी के समीप ही विकसित हुई। तो सोहन घाटी जो है, सोहन है वो सिंधु नदी यानी पंजाब, है ना। कहाँ पर है सोहन? पंजाब में, है ना, पंजाब में। और पंजाब कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब में। ठीक है, यहाँ पर सोहन घाटी स्थित है। ठीक है, अब देखो इसलिए इसे सोहन संस्कृति कहा जाता है। तो इसी के नाम पर जो यहाँ पर पत्थर के औजार मिले, उसी के आधार पर इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। देखो, सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। वही एस्टुलियन संस्कृति हैंडेक्स संस्कृति कहते हैं, है ना। हैंडेक्स एस्टुलियन संस्कृति को क्या कहा जाता है? हैंडेक्स संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, अब देखो हैंडेक्स का 1864 में प्रोफेसर किंग ने हैंडेक्स को, है ना, ये दिया हैंडेक्स को किसने खोजा? प्रोफेसर किंग ने मद्रास के बदमदुरै और अतिरपक्कम से प्राप्त किया था। जो हैंडेक्स को किस प्राप्त किया था? प्रोफेसर किंग ने जो मद्रास है के बदमदुरै और अतिरपक्कम से प्राप्त हुआ था। तो ये भी पूछा जाता है कि हैंडेक्स कहाँ से मिले हैं? जो हैंडेक्स हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हैंडेक्स अतिरपक्कम से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हैंड अतिरपक्कम या मदुरै से प्राप्त हुए हैं। और किसने खोजा था? 1864 ईस्वी में प्रोफेसर किंग ने। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चूंकि हैंडेक्स सबसे पहले मद्रास से प्राप्त हुई थी, इसीलिए इसे मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। इस संस्कृति में क्लीवर, स्कैपर एंड क्रोड भी मिले हैं। क्लीवर और हैंडेक्स निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण हैं। क्लीवर और हैंडेक्स किस काल के उपकरण है? निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण हैं। तो यहाँ से आप लोग को क्या याद रखनी है कि हैंडेक्स कहाँ से मिले हैं? अतिरपक्कम, है ना, और बदमदुरै से प्राप्त हुए हैं। और ये दोनों स्थान कहाँ पर है? मद्रास में है। मद्रास के साथ साथ आप लोग को ये भी याद रखना है कि जो ये पूछा जाता है कि क्लीवर, स्कैपर और क्रोड किस काल के औजार हैं, है ना, पत्थर के औजार हैं। तो आप लोग को ये भी याद रखना है कि ये निम्न पूरा पाषाण काल के औजार हैं। अब देखो निम्न पूरा पाषाण काल के क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला है उत्तरी क्षेत्र, सोहन घाटी। उत्तरी क्षेत्र में जो यहाँ पर है उत्तरी क्षेत्र, यहाँ सोहन घाटी, पंजाब, पाकिस्तान। यहाँ पर इस घाटी से पेबुल, चापर चॉपिंग और हैंडेक्स मिले हैं, जिसका निर्माण क्या हुआ था? क्वार्टजाइट, जिसका निर्माण क्वार्टजाइट, आप लोग लिख लें, जिसका निर्माण क्वार्टजाइट एवं स्फटिक से 1928 ईस्वी में सर्वप्रथम वाडिया, ये नाम है, वाडिया ने सोहन घाटी में सर्वप्रथम उत्खनन कराया था। ठीक है, सोहन घाटी में देखो यहाँ पर है कि सोहन घाटी का सर्वप्रथम उत्खनन किसने कराया था?
वाडिया साहब ने। और सोहन घाटी में मानव आवास, सोहन घाटी में क्या मिले? मानव आवास के साक्ष्य हैंडेक्स प्राप्त करने वाले एच.डी. संकालिया। उत्खनन तो किसने कराया था? 1928 ईस्वी में। ठीक है, 1928 ईस्वी में क्या हुआ था? किन्हीं को पता है तो 1928 ईस्वी में क्या हुआ था वो मुझे बताएंगे। जो इतिहास के स्टूडेंट हैं, थोड़ा बहुत भी इतिहास जानते हैं, वो कमेंट में बताएं कि 1928 में कौन सी घटना घटी थी। ठीक है, अब देखो हैंडेक्स और जो उत्खनन तो वाडिया साहब ने कराया था सोहन घाटी से, लेकिन जो मानव आवास के साक्ष्य और हैंडेक्स प्राप्त हुए जो थे वो एच.डी. संकालिया को प्राप्त हुए थे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना, इसे आप लोग याद रखें कि उत्खनन किसने कराया था सोहन घाटी का? वाडिया साहब ने। और सोहन घाटी में मानव आवास के साक्ष्य और हैंडेक्स किसने प्राप्त किया था? एच.डी. संकालिया ने। अब देखो अगला है सिंगरौली बेलन नदी घाटी, पूर्वी क्षेत्र है ना उड़ीसा। ये पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा का मयूरभंज, पश्चिमी बंगाल का पुरुलिया होगा कि भूमि मिदनापुर है ना, इन जगहों से उत्तरी क्षेत्र से निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। ये निम्न पुरापाषाण काल के स्थल हैं। ठीक है, और पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान और गुजरात, और मध्य क्षेत्र में कौन है? अरुण संकालिया मध्य प्रदेश। अरुण सोनकिया जो है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद स्थित हथनौरा से क्या प्राप्त किए हैं? मानव कंकाल। ठीक है, मानव कपाल। देखो मानव जो होशंगाबाद है, मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद है, यहाँ पर मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मैप में बना रही हूँ ऐसे भली आप लोगों को केवल बताने के लिए। यहाँ पर मध्य प्रदेश है, वहाँ का होशंगाबाद में क्या हुआ था? होशंगाबाद स्थित एक हथनौरा नामक जगह है, वहाँ पर क्या मिले थे? मानव कंकाल। तो ये आप लोग को याद रखना है कि मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आप लोग देखिए, फिर से मैं लिख दे रही हूँ, मानव कंकाल के निम्न पुरापाषाण काल में मानव कपाल। ठीक है, मानव कपाल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये हथनौरा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखें, हथनौरा से प्राप्त हुआ है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि निम्न पुरापाषाण काल में मानव कपाल के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? तो क्या हो जाएगा? हथनौरा। जो कहाँ पर है ये भी पूछा जाएगा, हथनौरा किस स्थान पर है? तो वो एमपी में के होशंगाबाद में है। इसे किसने खोजा था? अरुण सोनकिया ने। ठीक है, अब देखो अगला महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से निम्न पुरापाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात होती है ना। ये मतलब निम्न पुरापाषाण काल में जो साक्ष्य मिले हैं उससे यह पता चलता है कि निम्न पुरापाषाण की काल अवधि कितनी से कितनी तक थी। ठीक है, अब देखो दक्षिण में कौन है? कर्नाटक के हुसंगी है ना, ये हुसंगी, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, करीमपुर और तमिलनाडु के पलवरम, अतिरपक्कम, बदमदुरै इस काल के उपकरण मिले हैं। बदमदुरै से इस काल के उपकरण मिले हैं। ये दक्षिण के हैं, इससे पहले भी मैंने पढ़ाया था, दक्षिण के ये स्थल हैं। इस प्रकार भारत के गंगा मैदानी क्षेत्र एवं दक्षिण के केरल को छोड़कर अधिकांश भागों से इस काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड चलो, मध्य पुरापाषाण काल। अब हम लोग मध्य पुरापाषाण काल की ओर आते हैं। ये हम लोग जो पुरापाषाण काल पढ़ रहे थे तो उसी में है हम लोग अभी हैं कि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग मध्य पाषाण काल में आएंगे। तो ये मध्य पाषाण काल है। इसे है ना, इसे फलक, ब्लेड, स्कैपर संस्कृति भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है कि मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति, ब्लेड या स्कैपर संस्कृति कहते हैं। फलक यानी कि जैसे कि पत्थर है और इसे काट दिया जाता है ना, और इसे चाकू की तरह यूज किया जाता है, इसीलिए इसे फलक संस्कृति कहते हैं। और ब्लेड भी घर में आप लोग के पापा जब सेविंग करते हैं, अब तो बहुत ही कम ही लोग यूज करते हैं ब्लेड, लेकिन ये ब्लेड कैसा होता था? इधर भी धार होती है और इधर भी धार होती है ना, तो यही ब्लेड हो गया। स्क्रैपर भी इसी तरह का होता था, है ना, इसी तरह का धार होता था, वो भी सेम इसी तरह होता था, केवल नाम में चेंजिंग है। स्क्रैपर संस्कृति भी कहते हैं। यद्यपि इस काल में तीनों उपकरण प्रचलन में थे। ये तीनों उपकरण जो मध्य पुरापाषाण काल में कौन कौन से उपकरण थे? फलक, ब्लेड और स्क्रैपर। और किंतु प्रधानता फलक की थी। जो सबसे अधिक मध्य पुरापाषाण काल में क्या पाए गए? फलक। इसीलिए इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फलक संस्कृति का संबंध किस काल से है? तो आप लोग को आंसर क्या देना है? मध्य पुरापाषाण काल से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग इसे याद रखना। महाराष्ट्र स्थित नेवासा है ना, तो ये भी पूछा जाएगा कि नेवासा कहाँ पर है? नेवासा महाराष्ट्र में है, ठीक है, नेवासा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये नोट कर ले, नेवासा महाराष्ट्र में है। यहाँ से क्या हुआ? इस संस्कृति का प्रारूप स्थल है। जो नेवासा है, महाराष्ट्र का नेवासा को मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल कहा गया है, यानी कि यहाँ से ही मध्य पुरापाषाण काल का जो
काल है स्टार्ट होता है, इसी जगह से माना जाता है कि निम्नपुरा पाषाण काल से धीरे धीरे चेंजिंग आया और इसी जगह से साक्ष्य मिले हैं मध्यपुरा पाषाण काल के। ठीक है, इसीलिए इसे प्रारूप स्थल मतलब प्रतिनिधित्व करने वाला स्थल कहा गया है, क्योंकि सर्वप्रथम एसडी संकालिया ने नेवासा से ही इस काल के औजारों को पहचाना था। ठीक है, राजस्थान के थार, ठीक है, राजस्थान के थार मरुस्थल तो आप लोग जानते हैं, तो वही उसी की बात की गई है। राजस्थान के थार से प्राप्त मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण को बीएन मिश्रा ने लूनी उद्योग, है ना, लूनी उद्योग की संज्ञा दी गई। जो राजस्थान में जो लूनी नदी है ना, लूनी नदी है राजस्थान में, वहीं पर बहुत सारे इस काल के औजार मिले हैं। इसीलिए बहुत सारे जो पत्थर के औजार मिले हैं, इसी कारण इस जगह को, है ना, क्या बोला गया है, लूनी उद्योग, यानी कि बहुत सारे औजारों के मिलने के कारण यहाँ पर कहा गया है लूनी उद्योग। किस किस टाइप के मिले हैं औजार? पत्थर के औजार, फलक, ब्लेड और स्केपर। और किसने खोजा था? ये एसडी संकालिया ने। और किस स्थान को में? महाराष्ट्र के नेवासा में। नेवासा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो ये सब आप लोग को याद रखनी है। अब उच्च पुरा पाषाण काल, अब हम लोग ये तीसरे में आते हैं, उच्च पुरा पाषाण काल। ये सेकेंड हो गया था और ये थर्ड, ठीक है, ये थर्ड। उच्च पुरा पाषाण काल, बेलन नदी घाटी से ही सबसे पहले भारत में उच्च पुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलने का आरंभ हो गए थे। और आप लोगों को अगर ये मेरा टॉपिक जो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, अगर आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊं वो आपके पास पहुंच जाए, है ना। और अगर किसी तरह की कमी भी है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि मैं इसमें और भी क्या सुधार और क्या कंटेंट आप लोग को और डिटेल में चाहिए। बट मेरे हिसाब से ये इनफ है आप लोग को जेटेट के लिए, है ना। तो चलते हैं आगे। इसे मगधेलियन संस्कृति भी कहा जाता है। उच्च पुरा पाषाण को मगधेलियन संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल के उपकरण के निर्माण में विशेषीकरण पर बल दिया गया, मतलब कुछ और भी अच्छा सुडौल बनाया जाने लगा और भी यूजेबल बनाया जाने लगा पत्थर के औजार को। प्रत्येक कार्य के लिए विशिष्ट उपकरण बनाए जाने लगे, है ना, मतलब प्रत्येक कार्य के लिए हर, जैसे छोटे जानवर को मारने के लिए छोटी औजार प्रयोग करने लगे, बड़े जानवर को मारने के लिए बड़ा औजार पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाने लगा। अब हाथी है ना, इतनी बड़े हाथी है, ये तो मुझसे सूर भी नहीं बन रही है, ये इतनी बड़ी हाथी है, तो उसे मारने के लिए ये छोटे औजार काम देगा? नहीं देगा। तो इसी में इतना छोटा सा मारेंगे तो ये मरेगा ही नहीं, तो इसके लिए बड़े औजार का प्रयोग किया जाने लगा। तो इसीलिए बोला गया है कि विशेषीकरण पर बल दिया जाने लगा कि छोटे जानवर को छोटे औजार से और बड़े जानवर को बड़े औजार से मारा जाए। इस विशेष उपकरणों में तछनी, तो ये विशेष उपकरण कौन कौन से थे? तछनी, गिरमिट का विशेष महत्व था। इस काल का मुख्य उपकरण क्या था? ब्लेड, है ना। इस जो मध्यपुरा पाषाण काल से जो उच्च पुरा पाषाण काल में भी आया, तो ब्लेड ही महत्वपूर्ण था। इस काल की दो मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी? नए चकमक, है ना। जब हम लोग निम्न पुरा पाषाण काल पढ़ रहे थे तो वहां पर किस तरह के पत्थर का प्रयोग किया गया था? तो वो क्वार्टजाइट, है ना, क्वार्टजाइट और स्फटिक का प्रयोग किया गया था। लेकिन ये जब हम लोग उच्च पुरा पाषाण काल में आए तो यहाँ पर नए चकमक पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा, है ना। तो इसे चकमक उद्योग की संज्ञा दी गई, यानी कि जो औजार मिले हैं वो चकमक पत्थर से बने हुए मिले हैं। अब प्रज्ञा मानव यानी होमोसेपियंस पदार्पण सर्वप्रथम यही से देखा जाता है, इसी काल से। प्रज्ञा मानव यानी कि ज्ञानी मानव, इसी काल से उसके अस्तित्व को देखने को मिलता है। अब देखो इस काल में क्या हुआ था। अब हम लोग मध्य पुरा पाषाण काल ही पढ़ रहे हैं। इस काल में हड्डियों से बने उपकरण भी मिलने आरंभ हुए। बेलन घाटी के लोहदा नाला, जो बेलन घाटी के लोहदा नाला जगह है, से विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है। इस काल में चित्रकला के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अस्थि निर्मित स्त्री की मूर्ति कहाँ से मिली है? लोहदा नाला से, है ना, जो पूरे विश्व के प्राचीनतम है। ठीक है, इस काल में चित्रकला के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसका उदाहरण है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। ये भी पूछा जाता है कि भीमबेटका से किस चीज के चित्र मिले हैं? तो भीमबेटका से प्राचीनतम चित्र मिले हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर है? एमपी में। भीमबेटका की खोज किसने की थी? 1957 में वाकनकट, ये इंपॉर्टेंट है, वाकनकट ने किया था। भीमबेटका, देखो बेटा बक मत कर, ये ट्रिक क्या है भीमबेटका का? भीम बेटा बक मत कर। तो ये भीम क्या है? भीमबेटका
बेटका, बेटका, और ये बक बक क्या हो गया, वाकन कर, वाकन कट। ठीक है, ये ट्रिक है। अभी याद रखेंगे इसको। भीम बेटका से 642 गुफाएं मिली है। भीम बेटका से कितनी गुफाएं मिली है, 642, जिसमें से 400 में चित्रों का अंकन है। गुफाएं तो मिली है 642 और इसमें 400 में चित्रों का अंकन है। यहाँ चित्रों का निर्माण उच्च पुरापाषाण काल में ही हुआ है ना। चित्रों का निर्माण कहाँ कब हुआ, उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है, किंतु सर्वाधिक किस काल की है, मध्य पाषाण काल की है। यहाँ से प्रारंभ अंत्योष्टि क्रिया। अंत्योष्टि क्रिया क्या होता है कि मरने के बाद उसका दाह संस्कार किया जाता है ना, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। वही बताया गया है कि अंत्योष्टि क्रिया का भी साक्ष्य मिला है कि मरने के बाद उसका दाह संस्कार किया जाता था। या तो क्या अंतिम संस्कार, या तो दफना के या तो उसको जला के, है ना, इसका अंतिम संस्कार किया जाता था। इस काल के मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से भारत के प्राचीनतम, है ना, जो उच्च पुरापाषाण काल में का जो कुर्नूल जिला है, वहां से क्या मिले हैं, प्राचीनतम चूल्हे मिले हैं। चूल्हे के साथ मिले। पुरापाषाण काल तक मानव पूर्णतः क्या हो गया था, प्रकृति पर निर्भर हो गया था, है ना। अब मध्य पुरापाषाण काल जो उच्च पुरापाषाण काल से अब धीरे धीरे क्या हुआ हो गया था कि वो प्रकृति पर निर्भर हो गए थे। यानी कि प्रकृति से फल, कंद मूल, है ना, जानवर उस पर निर्भर हो गए थे। शिकार, आखेटक, कंद मूल ही उनका भोजन था। वह अग्नि प्रयोग से अपरिचित, अभी क्या था कि वे अग्नि से अपरिचित ही थे, है ना। चूंकि इसका काल कृषि, पशुपालन, मृदुभांड के प्रचलन का अभाव था। मतलब इस काल में जो उच्च पुरापाषाण काल था, इसमें अभी ये सब कृषि, पशुपालन और मृदुभांड, मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसी को मृदुभांड कहा जाता है। मिट्टी के बर्तन मतलब घड़े के जैसे होते थे, ऐसे करके, ठीक है। इसी को मतलब काल के हिसाब से जो मृदु भांड है ये प्रतिनिधित्व करते हैं। जो मृदु भांड है वो काल को भी, विभिन्न जो काल में डेवलपमेंट हुआ उसका भी प्रतिनिधित्व करते हैं कि वैदिक काल में ये मृदु भांड किस तरह के हुए थे, फिर हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार के मृदु भांड मिले हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अच्छा जो प्राचीन काल का प्रतिनिधित्व कौन करता है। ये भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व जो प्राचीन काल का प्रतिनिधित्व सबसे अच्छा कौन करता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ था मृदु भांड, सिक्के भी दिए हुए थे, लेकिन सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कौन करता है, मृदु भांड। ये सब याद रखना। इसलिए लोगों के जीवन में अस्थायित्व नहीं था, ठीक है। तो अभी तो अस्थायित्व नहीं था, यही कारण है कि इस काल तक मानव उपभोक्ता था, उत्पादकता नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि उच्च पुरापाषाण काल में मानव क्या था, ब्लैंक्स दे देगा और ब्लैंक्स नहीं, तो ये दे देगा उपभोक्ता था लेकिन उत्पादकता नहीं था। उत्पादक मतलब वो किसी भी चीज का उत्पादन नहीं कर रहा था, ना अन्न या कृषि, ये सब कुछ भी नहीं किया था। अब देखो, अब हम लोग कहते हैं मेसोलिथिक एज, है ना, मेसोलिथिक एज हम लोग पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज, ये इसका काल क्या है, 1000 से ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक के हैं। मध्य पाषाण काल का आरंभ लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। इस काल के उपकरण छोटे, है ना, मेसोलिथिक का ही अर्थ है, मेसो मतलब छोटा, मेसो मतलब छोटा, इसका अर्थ ही है छोटा। तो ये मेसोलिथिक एज हो गया, यानी कि मध्य पाषाण काल की सबसे अच्छी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पर औजार छोटे आकार के होने लगे थे, है ना। इसलिए इस और इसका काल अवधि क्या है, 1000 नहीं सॉरी 1000 मैंने कह दिया 10,000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व, सॉरी मैंने 1000 गलती से कह दिया, ये 10,000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व की थी, ठीक है। और इस काल के लघु उपकरणों का सबसे पहले 1867 में 1867 में करमाइल ने CL करमाइल ने विंध्य क्षेत्र में, है ना, विंध्य क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र से खोजा था। इस काल के लघु उपकरण ज्यामितीय आधार पर बने थे, यानी कि जो मेसोलिथिक एज में जो पत्थर के औजार थे वो ज्यामितीय आधार पर बने थे। यानी कि ये देखो, ये कभी ऐसे था, कभी गोल आकार का था, है ना, तो इसे ही ज्यामितीय आधार पर कहा जाता है। कभी ये ऐसे थे, ठीक है, तो ये क्या है, ये ज्यामितीय है, कभी ट्रायंगल शेप के थे, है ना, कभी ये गोल थे, कभी रेक्टेंगल थे, तो इसी टाइप के औजार थे। इसीलिए कहा गया कि ज्यामितीय आधार पर बने थे। जैसे चंद्राकार, है ना, तो इस प्रकार के भी थे, ये गोल चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार, ठीक है, अर्ध चंद्राकार इस तरह के, है ना। यहाँ से अगर किसी को मारा जाए कि कोई भी जानवर को, तो ये तो आराम से उसका वध किया जा सकता है। अर्ध चंद्राकार, त्रिभुजामुखी, समलंब, चतुर्भुजी इत्यादि पूरा पाषाण काल में जहाँ औजारों के निर्माण में क्वार्टजाइट की बहुलता थी, है ना,
क्वार्जाइट की बहुलता थी, तो वही मध्य पाषाण युग में क्या हो गया था, जो निम्न पूरा पाषाण काल था, जो पूरा पाषाण काल में सबसे अधिक बहुलता किसकी थी, क्वार्जाइट की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो ध्यान से कि पूरा पाषाण काल में किन पत्थर के औजारों की अधिक बहुलता थी, तो क्वार्जाइट, ये ध्यान रखना। और जो मध्य में आ गए, मध्य पाषाण काल में, तो क्या किन औजारों की सबसे अधिक बहुलता हो गई, मतलब किस तरह के, तो यह भी प्रयोग कर रहे थे कैल्सेडोनी, है ना, इस प्रकार की प्रधानता थी, इस प्रकार के पत्थरों की प्रधानता थी। देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्सेडोनी। हालांकि इसके अलावा जैस्पर, चर्ट, फ्लीट, क्वार्जाइट इत्यादि पत्थरों के भी औजार प्राप्त हुए हैं। इस काल के आरंभ में हुए जलवायु परिवर्तनों, यानी कि पूरा पाषाण काल हिम युग का काल था। अभी क्या था, मतलब पूरा पाषाण काल का युग क्या था, हिम युग था, है ना, मतलब पूरी ठंडी थी, पूरा बर्फ से ढका हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, इसका काल, है ना, तो जब मध्य पाषाण काल में आया, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ का, तो क्या हुआ कि सांस्कृतिक विकास को प्रभावित किया, है ना, हिम युग का काल था। तो इसके रहन सहन, सांस्कृतिक विकास क्या, इसके रहन सहन, खाने पीने के तौर तरीके, इसमें परिवर्तन आया, है ना, यानी कि इनके सामाजिक जीवन में को प्रभावित किया था। फलस्वरूप बर्फ की जगह, है ना, बर्फ की जगह जो धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हुआ, तो गर्म होने लगे, वातावरण क्या हुआ, गर्म होने लगा। तो गर्म होने के बाद कैसे, घास के मैदान बनने लगे, जंगल उगने लगे, यानी कि पेड़ पौधे विकसित हुए, ठीक है, आरंभ हुए नए प्रकार की वनस्पति और जानवरों का प्रादुर्भाव हुआ, है ना, यानी कि जब जलवायु गर्म होने लगी तो पेड़ पौधे, घास के मैदान बनने लगे, ठीक है, घास के मैदान बनने लगे, और इसी में भी जानवर भी आने लगे, है ना, इसी में जानवर भी, छोटे छोटे जानवर, बड़े बड़े जानवर भी आने लगे। और ये जानवर क्या, ये घास खा के अपना जीवन मतलब जीवित रहते थे, है ना, ये घास कंदमूल खा के जीवित रहते थे। तो नए वनस्पति और जानवरों का प्रादुर्भाव हुआ। ठंड में रहने वाले विशालकाय जानवरों, है ना, तो जानवरों में क्या था, मैमै रेडियर के स्थान पर घास खाकर जीवित रहने लगे, यानी कि ठंड में जो बड़े बड़े जानवर रहते थे, तो जलवायु जब गर्म हुई तो बड़े बड़े जानवर की जगह पर ये जो घास के मैदान हुए, तो वहां पर छोटे छोटे जानवर, तो बड़े जानवरों को मारने में बहुत दिक्कत होती थी, और जब ये मर जाते थे और इसे मार दिया जाता था किसी तरह से, तो इसे खाना मतलब खत्म करना मुश्किल हो जाता था, है ना। और ये जो छोटे छोटे जानवर को कोई भी अकेला आदमी भी मार सकता था, जैसे खरगोश, है ना, खरगोश, उसी प्रकार के बहुत से जानवर थे, है ना, जिसे आसानी से मारा जा सकता था, जैसे खरगोश, हिरन, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि अभी ये थोड़ी यहाँ पर हम लोग थे, तो ये खरगोश, छोटे छोटे जानवरों को मारना आसान हो गया था। इसीलिए आप देखो कौन कौन से जानवर उगने लगे, हिरन, बकरी, है ना, और खरगोश। तो जब घास के मैदान उगने लगे, तो बड़े बड़े जानवर, जो मैमन और रेडियर जैसे बड़े जानवर थे, उन्हें मारना बहुत ही मुश्किल था। और मुश्किल के साथ साथ जब किसी तरह इसे मार भी दिया जाता था, उसे खाकर खत्म करना, है ना, बहुत ही मुश्किल हो जाता था। और छोटे जानवर को कोई भी एक व्यक्ति भी इसे मारकर आराम से अपने लिए खा सकता था, ठीक है। तो आगे देखो, इन छोटे पशुओं को आखेट के लिए, है ना, इन छोटे पशुओं को आखेट के लिए छोटे हथियारों की आवश्यकता होती थी, है ना। इन छोटे पशु, छोटा पशु है तो छोटे, जब हमको बिल्ली मारनी है या तो चूहा भी मारना है, देखो अगर हमें चूहा मारना है तो हम लोग क्या करेंगे, चूहा, देखो मैं पेन ले लेती हूँ थोड़ा, हमें चूहा ही मारनी है, मान लो ये चूहा है, ठीक है, ये चूहा है, और इसे हमें मारनी है, तो हमें क्या, ये तो मेरा चूहा ही नहीं बन गया, मारनी है तो क्या हम छोटे औजारों का ही प्रयोग करें, क्योंकि ये छोटे हो गए। देखो कितनी अच्छी हमारी, मतलब धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन हुआ, कैसे मैं बताती हूँ। पहले हमारी जलवायु पूरी ठंडी थी, जो प्राचीन काल में जो जलवायु थी पूरी ठंडी थी, यहाँ ठंड थी, ठीक है, यहाँ ठंड थी। ठंड होने से क्या हुआ कि रेडियर जैसे बड़े बड़े जानवर थे, इसीलिए बड़े पत्थरों औजारों का प्रयोग किया जाता था। फिर धीरे धीरे जब ये पूरा पाषाण काल का समय था, है ना, ये क्या था, ये पूरा पाषाण काल का समय था पूरा। और ये धीरे धीरे यहाँ के बाद जलवायु में हम लोग जब मध्य पाषाण काल में आए,
मध्य पाषाण काल में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन होने लगे, और जलवायु में परिवर्तन होने लगे उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर घास के मैदान है ना उगने लगे, घास के मैदान उगने लगे, जंगल उगने लगे। तो उसके साथ साथ ऐसे जानवर विकसित हुए, ऐसे जानवरों का उद्भव हुआ है ना, जन्म लिया जो छोटे थे है ना, साइज में छोटे थे है ना। तो इन्हें मारने के लिए तो छोटे औजारों की आवश्यकता हुई। तो देखो कैसा आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है कि इस समय बड़े जानवर थे इसलिए बड़े औजारों का प्रयोग किया, और इस समय छोटे जानवर थे है ना, तो इसमें छोटे औजारों का आविष्कार किया। इसीलिए कहा गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। ये बात आप लोग मानते हैं? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब तो मुझे लगता है आप लोग को अच्छी तरह से मैं इसे समझा पा रही होंगी, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। तो देखो ये चैप्टर सबको बोरिंग लगता है, लेकिन आप लोग को मैं इतने अच्छे से समझा दूंगी कि आप लोग को इंटरेस्ट जाग जाएगा कि नहीं ये पाषाण काल अच्छा है। इसमें फैक्ट याद करने के साथ साथ समझ में आएगा किस तरह हम लोग किस तरह हमारा काल धीरे धीरे परिवर्तन होते होते निम्न से मध्य से उच्च आज गया है ना। तो देखो आखेट के लिए छोटे हथियार की आवश्यकता हुई, अतः मानव ने अब लघु पाषाण उपकरण बनाने आरंभ किए। ठीक है, और ये उपकरण क्या कहते हैं? ब्लेड, बेधनी, चंद्राकार, समलंब है ना। ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? मध्य पाषाण काल का। इसी समय अर्ध प्रक्षेपात्र, देखो ये इंपॉर्टेंट है, अर्ध प्रक्षेपात्र, ये लाइन आप लोग याद रखना, अर्ध प्रक्षेपात्र तकनीक, तीर धनुष का भी विकास हुआ। ये हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? मध्य पाषाण काल का। अस्थायी निवास, पशुपालन, कृषि की परंपरा की शुरुआत हुई और मिट्टी के बर्तन भी बनने लगे है ना। अब धीरे धीरे मतलब जब मध्य पाषाण काल का जब अंतिम समय आने लगा, मतलब मान लो कि ये मध्य पाषाण काल है, यहाँ से शुरू हुआ 10,000 से, जो 10,000 से शुरू हुआ, सॉरी थोड़ी हाँ यहाँ पर ही थे, 10,000 से जो शुरू हुआ, तो 10,000 ईस्वी पूर्व से जो शुरू हुई थी 4,000 तक आई। तो 4,000 आते आते यहाँ से आते आते क्या हुआ कि धीरे धीरे कृषि का, यहाँ के बाद कृषि और पशुपालन होना शुरू हुए, तब ना हम लोग धीरे धीरे न्यूलिथिक एज में आए है ना। तो ऐसा भी माना गया है कि धीरे धीरे मतलब यहाँ तक नहीं हुए, लेकिन यहाँ के बाद आधे के बाद धीरे धीरे हमें साक्ष्य मिलने लगे, हमें जानकारी होने लगी खेती की। अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। देखो राजस्थान, उधर बागौर था, बागौर और बागौर कहाँ पर है? राजस्थान में। बागौर ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखना। बागौर कहाँ पर है? राजस्थान में। ये आता है कि बागौर राजस्थान में है। और आदमगढ़, ये आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है ना। यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से साक्ष्य मिले हैं पशुपालन के, ठीक है। अब देखो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम इसी काल से मिलते हैं। किस काल से? मध्य पाषाण काल से। इसी काल से शव को दफनाने की प्रथा शुरू हुई। शव को दफनाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? मध्य पाषाण काल से, ठीक है। मध्य पाषाण काल से शवों को दफनाने की प्रथा शुरू हुई। अब देखो अब हम लोग पढ़ते हैं अगला स्लाइड। देखो यहाँ पर लहुरा देव यानी संत कबीर नगर स्थित लहुरा देव से क्या मिला है? कृषि के साक्ष्य मिले हैं है ना। लहुरा देव से कृषि के साक्ष्य मिले। यहाँ तो मेहरगढ़, जब लहुरा देव की खोज नहीं हुई थी तो वहां पर मेहरगढ़ में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य बोला गया था कि मिला है ना, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। लेकिन जब लहुरा देव की खोज होने के बाद यह कहा गया कि लहुरा देव में सबसे पहले कृषि हुआ था, ठीक है। तो लहुरा देव में कृषि हुआ था, तो ये कहाँ पर है? लहुरा देव संत कबीर नगर में स्थित है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ऑप्शन में आ जाए कृषि के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं, तो मेहरगढ़ और अगर लहुरा देव दोनों ऑप्शन में रहे तो आप लोग लहुरा देव लगाएंगे, और अगर लहुरा देव नहीं रहेगा तो आप लोग मेहरगढ़ लगाएंगे, ठीक है। प्राप्त हुई 7,000 ईस्वी पूर्व, जबकि देखो मेहरगढ़ में सबसे पहले जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो 7,000 ईस्वी पूर्व के। इसीलिए कहा गया है कि जो यहाँ पर देखो मेहरगढ़ में 7,000 ईस्वी पूर्व के हैं। मेहरगढ़ में जो प्राप्त हुए हैं कृषि के साक्ष्य वो 7,000 ईस्वी पूर्व के हैं, जबकि जो लहुरा देव है वहां पर 9,000 ईस्वी पूर्व के हैं। तो सबसे प्राचीनतम कौन है? ये है ना, क्योंकि ये लंबी दूरी तय किया है
ऐसा नहीं समझिए कि ये 9 है तो ये ज्यादा है, नहीं, ये लंबी दूरी तय करके आया है, ठीक है। और ये तो सबसे पहले इसका सबसे काल अवधि किसकी सबसे ज्यादा है, तो इसकी। तो अब देखो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडू इलाहाबाद स्थित, देखो चौपानी मांडू कहाँ है, इलाहाबाद यूपी में स्थित इस स्थल को बीबी मिश्रा ने खोजा था। यहाँ से क्या हुए, मधुमक्खी के छत्ते जैसे आकार वाली बस्तियां, जंगली चावल, हस्त निर्मित मृदु भांड, अन्नागारों के साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडू को पूरा पाषाण काल है ना, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है। चौपानी मांडू को पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण के बीच का की संक्रमण अवस्था का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच की संक्रमण की अवस्था का प्रतीक कौन है, तो चौपानी मांडू। चौपानी मांडू कहाँ पर है, इलाहाबाद यूपी में। आखेटक संग्राहक से प्रभावित कृषि में संक्रमण की यह प्रतिनिधित्व स्थल है, ठीक है। अब देखो चौपानी मांडू से प्राचीनतम मृदु बांड भी मिले हैं, विश्व के प्राचीनतम मृदु बांडू की साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, चौपानी मांडू से। तो ये सब आप लोग पढ़ लेना। देखो महादा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रतापगढ़ स्थित। देखो मैंने बहुत डिटेल में आप लोग को पढ़ाया, इसके बाद आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। केसी ओझा, देखो प्रतापगढ़ की खोज किसने की, केसी ओझा ने। यहाँ से 14 सावधान और 8 गर्त चूल्हे, स्तंभ, गर्त, झोपड़ी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक कब्र में एक साथ 4 है ना, 4 मानव को दफनाने की साक्ष्य कहाँ से मिला है, देखो प्रतापगढ़ स्थित। देखो यहाँ पर होता सराय नाहर है ना, नाहर के बारे में, सराय नाहर के बारे में ये कहा गया है, प्रतापगढ़ स्थित। ये सराय नाहर प्रतापगढ़ स्थित है ना। सराय नाहर कहाँ है, प्रतापगढ़। ये सराय नाहर के बारे में बोला गया है कि यहाँ पर 14 शवाधान और 8 गर्त चूल्हे, साथ ही स्तंभ, गर्त, झोपड़ियां मिली हैं, ठीक है। उसके बाद देखो महादहा, महादहा यहाँ पर है। महादहा से क्या मिले, युग्मित समाधि मिली, यानी कि युग्मित समाधि स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, वो कहाँ पर, महादहा। मतलब दोनों को एक साथ दफनाया गया, इसलिए कहा गया है कि महान हो गए वो लोग, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखना कि स्त्री पुरुष को दोनों एक साथ दफनाया है, इससे वो महान हो गए और आज हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 13 मानव कंकाल भी मिले हैं यहाँ से, कहाँ से, महादहा से। और दमदमा से क्या मिले हैं, त्रिमानव समाधि मिली है और 41 मानव समाधान मिले हैं। साथ ही हाथी दांत के लॉकेट भी मिला है, जो हाथी दांत है उसका लॉकेट भी इस तरह का लटका हुआ मिला है, ठीक है। अब देखो नव पाषाण काल में हम लोग आ गए, नियोलिथिक एज। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। विश्व के संदर्भ में नव पाषाण काल का आरंभ 9000 ईस्वी पूर्व से, किंतु इसकी शुरुआत 400 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। 4000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। नव पाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था, जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक, जॉन लुबाक ने नव पाषाण काल की चर्चा जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक इसमें प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया है। और गार्डन चाइल्ड ने नव पाषाण ताम्र पाषाण संस्कृति हेतु क्या बोला है, अनुत्पादक संस्कृति। किसने कहा नव पाषाण काल को अनुत्पादक संस्कृति, गार्डन चाइल्ड ने। ये इतिहासकार काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा इतिहास में आप लोगों को पढ़ने मिलेंगे। आप लोग नेट की भी तैयारी करोगे तो इनका नाम हमेशा आपको मिलेगा एक अच्छे इतिहास के कार के रूप में। नव पाषाण का पाषाणिक क्रांति जैसे शब्द का प्रयोग किया है, किसने किया है, ये पूछा जाएगा कि अनुत्पादक संस्कृति और नव पाषाणिक क्रांति जैसे शब्दों का प्रयोग किसने किया है, गार्डन चाइल्ड ने। अब यहाँ पर कौन कौन से उपकरण थे, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पॉल स्टार उपकरण मिलने लगे थे। और ये देखो लिंग सुगुर, मैसूर का लिंग सुगुर है, वहां से पॉलिस्टार पत्थर के औजार मिले हैं, ठीक है। अब ये लास्ट स्लाइड है, देखो ये पढ़ लेना। अब क्या हो गया था, पशुपालन होना शुरू हो गया था, है ना, मिट्टी के बर्तन बनने लगे थे, कृषि होने लगी थी, है ना। अब ये क्या हो गया था, नगरीय क्रांति का जन्म हुआ, क्योंकि नव पाषाण काल के बाद ये हड़प्पा संस्कृति का उद्भव शुरू हो गया था, है ना। इसीलिए हड़प्पा संस्कृति में भी कोई स्थल जो नव पाषाणिक संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड को पढ़ लेना, इसमें बस जिसने मैंने हाईलाइट कर दिया वही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखो ये है, निम्नलिखित में से नव पाषाण युग के स्थलों से हड्डियों से बने औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गुफ्र कराल से, सरतालू से, चिरान से, दजावली हैंडिंग से। तो कहाँ से प्राप्त हुए नव पाषाण युग में स्थलों से हड्डियों से बने औजार, तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी, गुफ्र कराल और चिरान से। ऑप्शन बी देखो। सेकेंड क्वेश्चन, भारतीय महापाषाण भारत के संदर्भ में कहा गया है,
कि महापाषाण संस्कृति से निम्नलिखित में से क्या क्या संबंधित है। जो महापाषाण संस्कृति थी, ये महापाषाण संस्कृति मुख्यतः कहाँ थी, ये दक्षिण में थी, ठीक है। तो ये महापाषाण संस्कृति क्यों कहा जाता है कि देखो क्या होता था कि एक ताबूत में व्यक्ति को दफना दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर सिंबल के रूप में रख दिए जाते थे, इसीलिए इसे महापाषाण संस्कृति कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोहे के औजार और उपकरण, घोड़े, जोरवे, मृदभांड या सार्कोफेगी या डोलमेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ये डोलमेन्स, इस शब्द का तात्पर्य क्या है, ये इस बार का वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसे लगा रही हूँ, है ना। डोलमेन्स क्या थी, ऑप्शन ए हड्डी और लकड़ी द्वारा उपकरण बनाना, दूसरा चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तन, तीसरा इतिहास पूर्व की चित्रकलाएं, फिर चौथा गड्ढे हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां। इसका सही आंसर क्या होगा, अभी मैंने बताया था। तो डोलमेन्स क्या थे, ऑप्शन 4 गढ़े हुए मुर्दों पर चित्रित निर्मित समाधियां थी। ऑप्शन देखो ये भारत की 4 है, भारत की निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये व्यवस्थित करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला है जो ऑप्शन ए कोट दीजी संस्कृति, ऑप्शन बी जोरवे संस्कृति, ऑप्शन सी मालवा संस्कृति, ऑप्शन डी कैथा संस्कृति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहले आया था कोट दीजी संस्कृति, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। देखो ये मैंने डिटेल में भी दिया हुआ है, तो आप इसे बाद में पढ़ लेना। अब देखो भीमबेटका, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट। भीमबेटका किसने खोजा था, तो मैंने ट्रिक भी आप लोग को बताया था कि भीमबेटका बकबक, भीम बेटा बकबक मत कर, बक मत कर। तो क्या हो जाता है, भीमबेटका को बकबक यानी कि वाकन कर, ठीक है। इन्होंने जब खोजा था, कब खोजा था, 1867 में। अब देखो नौपाषाण स्थल, ये नौपाषाण स्थल के बारे में मैंने अभी डिटेल में बताया था, तो वही है का बुर्जहोम, है ना। बुर्जहोम से क्या मिला था कि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो बुर्जहोम कहाँ पर था, ऑप्शन ए यह कश्मीर घाटी में स्थित है, ऑप्शन 2 बुर्जहोम में रहने वाले लोगों ने कृषि गतिविधियों को अपना ली थी या पशुओं को पालतू बनाना सीख लिया था, ऑप्शन 3 बुर्जहोम से विभिन्न प्रकार के हड्डी के औजारों की खोज हुई है। तो मुख्यतः क्या हुआ बुर्जहोम में, बुर्जहोम तो ठीक है, ऑप्शन 1 सही है कि ये कश्मीर में है ना, ये जम्मू कश्मीर में है। साथ ही यहाँ पर क्या हुआ है, बुर्जहोम में गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं, गर्त आवास के भी यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, यानी कि जो जमीन के नीचे ठंड के वजह से गड्ढा करके यहाँ पर लोग रहते थे, इसीलिए इसे गर्त आवास कहा गया है। अब देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए मतलब ऑप्शन 1 दिया हुआ है कि राख के टीले दक्षिण भारत के नौपाषाण स्थलों की विशेषता है। क्या राख के टीले नौपाषाण स्थलों की विशेषता है जो दक्षिण भारत के थे, तो सही है। अब आगे चलते हैं, ऑप्शन 2 क्या बोलता है, नौपाषाण जो कथन दूसरा क्या कह रहा है कि नौपाषाण काल के लोग कमोबेश अस्थायी आवासों में रहते थे। तो ये तो दोनों लग रहा है कि सही है। तो ये नौपाषाण काल में क्या हुआ है कि ये टीले मिलते थे, जो भी क्या थे, राख के टीले, है ना। जो कर्नाटक का कुर्नूल जिला है, ठीक है, वहां पर भी ये नौपाषाणिक स्थल है जहां पर राख के टीले मिले। ये क्या होते थे, राख के टीले। तो देखो क्या होता था कि नौपाषाण काल में जब पशुपालन होने लगे, कृषि किया जाने लगा, है ना, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे ये सब हो रहा था। तो और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण नदियां हैं, लेकिन तुंगभद्रा नदी मेन नदी है, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ, क्योंकि तुंगभद्रा नदी को आप लोग विजयनगर साम्राज्य जब पढ़ाऊंगी तो वहां भी तुंगभद्रा नदी द्वाब के क्षेत्र आप लोगों को वहां पर भी मैं बताऊंगी। तो वहां पर क्या होता था कि वहाँ जो बहुत से जानवर पशुपालन होने लगे, खेती बाड़ी होने लगी, तो पशुपालन खेती के लिए भी तो पशुओं की आवश्यकता थी, तो और अपनी जीविका के लिए भी उन्हें पालने लगे। तो वो तो जब गोबर करती थी, यानी अपना जो अवशिष्ट पदार्थ निकालती थी, तो धीरे धीरे एक जगह पर ये जमा करने लगे, है ना। और ये जब पहाड़ जैसे जमा होते गए, जैसे अभी देखो ना, अभी कचरा कभी शहरी क्षेत्र में जब ट्रक के द्वारा जो कचरा उठाकर, है ना, कहीं पर देखोगे कि बहुत कचरा ऊंचा तक जमा कर दिया है ना, और वो अब वो कचरे को जला दिया जाएगा, तो वो क्या होगा कि धीरे धीरे सुलगते सुलगते राख बन जाएगी। और यही राख जब खोजकर्ता इतिहासकारों ने देखा कि ये आखिर में राख क्या है,
तो इसे ही दक्षिण का क्या कहा गया कि दक्षिण भारत के नौपाषाण स्थलों की विशेषता क्या थी कि वहां पर राख के टीले बन गए थे। ठीक है, ये पहाड़ जैसा टीला बन गया था। जो अभी आप लोग देखते हैं ना, शहर के बाहर क्षेत्रों में जो कचरा फेंक दिया जाता है और कभी कभी देखते हैं पहाड़ जैसा टीला बन जाता है। आप रांची जाते हो या कहीं जमशेदपुर वगैरह जाओगे तो वहां पर देखना कि बहुत ऊंचा ऊंचा कचरा का टीला टाइप का बन गया है। ठीक है, तो ये सही है, दोनों ऑप्शन सही है। देखो ये भी आप लोग स्लाइड पर पढ़ लेना कि नौपाषाणिक स्थलों में कौन है। देखो मास्की, देखो ये मास्की, पिकलीहल, यहाँ पर देखो मास्की, पिकलीहल, नरसिंहपुर, हलूर और ब्रह्मगिरी। ठीक है, ये दक्षिण भारत के नौपाषाणिक स्थल हैं जहाँ पर राख के टीले मिले हैं। देखो शिविर गायों के बाड़ों से घिरे होते थे, यहाँ वे गोबर जमा करते थे। जो मैंने समझाया वही है, तो आप लोग हम लोग इस स्लाइड की ओर चलते हैं। सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता था। तो क्या, अब मैं जल्दी जल्दी आंसर आप लोग को बता रही हूँ, है ना, पिथेकेथ्रोपस, है ना। तो क्या हो जाएगा, पीके यानी पिकेथ्रोपस। ट्रिक क्या है, जो ट्रिक क्या है, तो आप लोग पीके मूवी देखा होगा ना, पीके मूवी, तो वो देखा था कि वो आसमान से गिरा था, है ना। वो क्या बोला जाता था कि क्या उसे बोला गया था, अच्छा कोई बात नहीं, जो पीके मूवी देखा होगा तो आप लोग को पता हो, क्योंकि वो जब यहाँ पृथ्वी पर आता है तो उसे कुछ भाषा समझ में नहीं आती है ना, वो उसे कुछ, तो उसी से ट्रिक लगा लेना कि वो होमोसेपियंस क्या था, प्रज्ञा मानव था, पीके यानी पिकेथ्रोपस। अब देखो रोबस्ट ब्रूट फूड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैं इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ तो उसे ध्यान रखना। रोबस्ट ब्रूट फूड, जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मुख्यतः थे, तो कौन थे। ऑप्शन ए पूरा वनस्पति शास्त्री, एक पुरातात्विविद, आप लोग क्या समझ रहे हैं इसको बोलिए। ऑप्शन बी एक भूवैज्ञानिक, ऑप्शन डी एक इतिहासकार। तो मुझे लगता है कि आप लोग ऑप्शन डी को लगाना पसंद करेंगे, लेकिन ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए भूवैज्ञानिक। और आप लोग को सेशन पसंद आ रही है तो प्लीज इसे सभी लोग, 4-4 लोग को, 10-10 लोग को इसे शेयर करें, और अपने एजुकेशन जो ग्रुप से जुड़े होंगे टेलीग्राम, है ना, और उसमें आप लोग प्लीज शेयर करें इसे, ताकि मुझे और भी वीडियो लाने में, इसे कंटेंट को समझाने में मोटिवेट हो सकूं। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज। पुरापाषाण युग में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी, क्या थी। देखो तो मैं अभी बता रही हूँ फटाफट से। तो देखो इसको क्या होगा, पुरापाषाण युग में मनुष्य की कुंभकार के चाक, ये तो नहीं हो सकती, धातु उपकरण, धातु भी नहीं थे, कुंभकार भी नहीं थे, सूत बुनाई भी नहीं थी, तो इसका आग जलाना भी हो सकता है। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम था। तो सोहन संस्कृति मैंने अभी पढ़ाया था, किस संस्कृति का दूसरा नाम था, तो ये पुरापाषाण हो जाएगा। पुरापाषाण में निम्न पुरापाषाण संस्कृति का था। अब देखो निम्न पूर्व पाषाण, ये निम्न पूर्व पाषाण काल के बारे में बोला गया है कि निम्न पूर्व पाषाण, यानी कि हमने पुरापाषाण को 3 काल में बांटा था, निम्न, मध्य और उच्च। ठीक है, तो निम्न पुरापाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है। तो देखो वह पूर्व उपकरणों का प्रयोग करते थे, ऑप्शन बी क्या है, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करते थे। डी सी है कि वह पशुपालक थे, और ऑप्शन डी है कि वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे। तो देखो ये इसमें ये हो जाएगा, वह पूर्व उपकरणों का प्रयोग करते थे, क्योंकि अभी तो लघु पाषाण तो उपकरणों तो प्रयोग में की नहीं गई थी, क्योंकि ये मेसोलिथिक एज में हुआ था, और पशुपालन शुरू हुआ था क्या, मध्य पाषाण काल से पशुपालन शुरू हो गया था। और पॉलिशदार जो कुल्हाड़ियां हैं, पॉलिशदार किसका प्रतिनिधित्व करती है, ये निम्न पुरापाषाण काल का प्रतिनिधित्व करती है, ना कि इसमें क्या दिया, निम्न पूर्व पाषाण काल। ठीक है, तो सॉरी ये सही है, इसमें ये हो जाएगा ना, इसमें मुझे थोड़ा मिस्टेक हुआ, मैंने निम्न उच्च पुरापाषाण काल समझ लिया था, सॉरी, इसमें ये हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये निम्न पुरापाषाण काल के बारे में बोला गया है ना, निम्न पुरापाषाण काल। तो इसमें ये हो जाएगा कि अभी पॉलिशदार कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है, इसमें साथ साथ ये भी हो जाएगा कि वो पशुपालक भी हो गए थे। ठीक है ना, और पशुपालन के साथ साथ, चलो ये भी दोनों सही है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है, यानी कि यह पूछा गया है कि कौन सा औजार है जो पुरापाषाण संस्कृति में नहीं थे। तो देखो कुल्हाड़ी भी मिल गए थे, गड़ासा भी था, और देखो ये विदारनी भी थी,
है ना, ये स्लेट नहीं था इस समय, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्लेट। अब देखो ये फलक संस्कृति किसे कहा गया है, तो बताओ फलक संस्कृति, जो ये फलक संस्कृति क्या था, ये पत्थरों का औजार को यहाँ से काट दिया जाता था तो उसे फलक संस्कृति कहा गया। तो ये मध्य पाषाण काल की थी फलक संस्कृति, ठीक है। अब देखो पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी ताम्र पाषाण काल, ऑप्शन सी लौह काल, ऑप्शन डी महापाषाण काल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बताइए। अभी मैंने बताया था तो पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल, तो आंसर क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण काल। अब देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पूरा पाषाण काल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है बागौर से। अगला है निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था, तो माइक्रोलिथ का उपयोग मध्य पाषाण काल में। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं, तो गर्त निवास के प्रमाण किससे मिले हैं, ऑप्शन ए मार्तंड, ऑप्शन बी दावोजली हैंडिंग, ऑप्शन सी बुर्जहोम, ऑप्शन डी चिरांद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्जहोम, ठीक है, इसका सही आंसर है बुर्जहोम। अब देखो अगला निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषता थी, यानी कि बताना है कि नवपाषाण कालीन मानव जीवन की क्या क्या विशेषताएं थी। तो देखो इसमें खेती बाड़ी शुरू हो गई थी, पशुपालन भी हो रहा था और अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी भी स्टार्ट हो गई थी, बट अभी लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो कुत्ते कहाँ दफनाए गए थे, देखो ऑप्शन ए है बुर्जहोम, ऑप्शन बी है पटना में, ऑप्शन सी है वाराणसी में, ऑप्शन डी है मेहरगढ़ में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुर्जहोम में, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए, बुर्जहोम में। अगला क्वेश्चन है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ये 9 पाषाणिक स्थल है, तो इन स्थलों को आप लोग याद भी रखना कि ये किस किस जगह में पाए गए हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्थल 9 पाषाणिक स्थल है, तो देखो पांडुर हजार डिब्बी, ऑप्शन ए में क्या है, पांडुर हजार डिब्बी, बी में क्या है, कुचाई, और सी में है दवाजी हैंडिंग, और डी में है पायन थोर लंगतीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये इसमें ये टिब्बी क्या है, पश्चिम बंगाल में है, तो इसमें बस याद करना, इधर भी ब है और इधर भी बा है, ठीक है। और कुचाई कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में, तो ये गलत हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ में है। और देखो दाऊजी हैंडिंग कहाँ पर है, असम में, ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसमें गलत कौन है, कुचाई, है ना, तो और ये भी मेघालय में है, तो ये सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कुचाई, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।